द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को। वो सारा एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे जो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस के लिए रेलेवेंट है, जिसमें हम लोगों ने जो है वो शुरुआत किया 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जिसमें हम लोगों ने 8 चैप्टर तक जो है कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने से पहले ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग सिल्क रूट का मैप, इसको देख लेते हैं। और उसके बाद जो है लिंक दिया हुआ है कि जब मौर्यन डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हुआ तो कैसे कैसे जो है वो छोटा छोटा किंगडम बना, उसके बारे में देख लेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ये दिया हुआ ट्रेड रूट्स और सिल्क रूट्स का कहानी देखते हैं क्या है। ये जो रूट आप देख रहे हो ये था चाइनीज़ रूलर के अंडर, सिल्क रूट भी है ये। और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर वाला, ये जो है कुषाण के अंदर था, ठीक है। और ये देख रहे हो जो आप रेड कलर वाला, ये था पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर, ठीक। और ये देख रहे हो जो पिंक कलर का है, ये रोमन के अंडर था। तो ये दिया हुआ एनसीईआरटी में कौन रूट्स किसके अंडर में था, ये आप ध्यान रखना, एक बार आप देख लेना आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये दिया हुआ लुकिंग अहेड, मौर्यन डायनेस्टी जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो छोटा छोटा किंगडम बनेगा, किस किस एरिया में कौन कौन सा किंगडम बना उसके बारे में ये दिया हुआ है, ताकि लिंक जो है वो बरकरार रहे। एक बार रीड करते हैं फिर समझ लेंगे माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो। 2300 ईयर्स अगो में तो आया ही मौर्यन एम्पायर, और 2200 ईयर्स अगो में डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स कर गया। इन इट्स प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम्स, ठीक है। न्यू किंगडम्स का जो है वो राइज होता है। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक। कौन आया भैया, किस किस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक आया। रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स, दे वेयर फॉलोड बाय सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज शाका, ठीक है। इंडो ग्रीक के बाद शाका, हु सेट अप किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया। सम ऑफ दिस किंगडम्स लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स टिल द शाका वेयर डिफीटेड बाय द गुप्ता किंग, ठीक है। द शाका इन टर्न वेयर फॉलोड बाय द कुषाण, शाका के बाद कौन आया, कुषाण। और अल्टीमेटली एंड कौन किया था, गुप्ता। यू विल लर्न मोर अबाउट कुषाण के बारे में हम लोग देखेंगे। इन द नॉर्थ में एंड इन द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया ए जनरल ऑफ द मौर्यज नेम्ड पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग लास्ट जो मौर्यन रूलर था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसको जो है वो किल्ड करके कौन जो है वो बनता है, पुष्यमित्र शुंग। शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है। और उसके बाद शुंग वेयर द फॉलोड बाय द अनदर डायनेस्टी नोन एज द कानवा डायनेस्टी। शुंग के बाद कौन आया, कानवा आया। एंड बाय रूलर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर अबाउट 1700 ईयर्स अगो। उसके बाद देख लेते हैं। द शाका हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद द सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया में। सातवाहन डायनेस्टी किस एरिया में था, वेस्टर्न में और पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया में। द सातवाहन किंगडम्स विच वाज एस्टेब्लिश्ड अबाउट 2100 ईयर्स अगो लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। Around 1700 years ago, a new ruling family known as वाकाटक, कौन आया उसके बाद, वाकाटक आया, बिकम पावरफुल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। और साउथ इंडिया में आपको पता ही है, चोल, चेर, पांड्या रूल्ड between 2200 and 1800 years ago, and about 1500 years ago there were 2 large kingdoms, पल्लव और चालुक्यास। There were several other kingdoms and the kings as well. We know about them from their coins and inscriptions as well as from books. ये है कहानी पूरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्य का,
कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा रूलर जो है वो आया, ठीक है, और उसका क्रोनोलॉजी है। हम लोग माइंड मैप के थ्रू देखेंगे। एक बार इसको पूरा कंप्लीट रीड कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, देयर वेर अदर चेंजेस डैट वेयर टेकिंग प्लेस इन विच ऑर्डिनरी मैन एंड द वुमेन प्लेड ए मेजर रोल। दिस इंक्लूड द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर का स्प्रेड हो रहा है, द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स बन रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड, एंड सी रूट्स टू वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, South East Asia were also opened up, and many new buildings were built, including the earliest temples and stup. Books were written and scientific discoveries were made. गुप्ता के टाइम में काफ़ी, और these developments took place simultaneously, that is at the same time. Keep this in mind as you read the rest of the book. ये सब सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि ये सब सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होता है। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा माइंड मैप के थ्रू समझ लेते हैं ताकि जो है चीज़ें आसानी से याद रहे। नॉर्थ वेस्ट प्लस मौर्यन डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन होता है। उसके बाद जो है वो देखते हैं। सबसे पहला जो कहानी है वो है नॉर्थ वेस्ट प्लस पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे कौन आता है भैया मौर्य के बाद? यहाँ पे आता है इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक के बाद कौन आता है? शाका। अब शाका का कहानी क्या है? यहाँ से दो चीज़ें होगी, एक तो होगा कुषाण, ठीक है, और फाइनली जो है एंड कौन करता है? गुप्ता। और जब शाका आता है तो इसके साथ एक और एरिया ऐड कर लेता है, कौन सा? प्लस कर लेता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब यही वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो रूलर था उसको फाइनली एंड कौन करता है? गुप्ता। ये था भैया नॉर्थ वेस्ट प्लस पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया का कहानी। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाला, नॉर्थ प्लस पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। ये सारा बिहार बंगाल वाला एरिया कहानी है। अब देखते हैं ये क्या कहानी है। लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? लास्ट जिसका नाम क्या था? बृहद्रथ। इसको कौन मारता है भैया? किल्ड बाई पुष्यमित्र शुंग। और उसके बाद शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है। अब शुंग डायनेस्टी के बाद कौन आता है? कान्वा। और कान्वा के बाद अल्टीमेटली गुप्ता। ये था भैया दूसरा पॉइंट। तीसरा कहानी क्या है? वेस्टर्न प्लस पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे कौन था भैया? सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी था। सातवाहन डायनेस्टी के बाद कौन आता है? वाकाटक, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं साउथ इंडिया कहानी। इसमें क्या है? चोल, चेर,
पांड्या और उसके बाद पल्लव प्लस चालुक्य। ये कहानी है भैया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए बात कि मौर्यन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है इस एरिया में ये रूलर जो है वो आया भैया। इसका क्रोनोलॉजी भी आपको बता दिया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे आयरन के यूज़ के बारे में, इरिगेशन के बारे में देखेंगे, हु लिव्ड इन द विलेजेस ये पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्थ इंडिया का क्या कहानी है, साउथ इंडिया का क्या कहानी है, संगम लिटरेचर के बारे में देखेंगे, रिंग वेल्स के बारे में देखेंगे, बैरी गाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, भरूच का जो है बैरी गाज़ा नाम था एंसेंट इंडिया में। उसके बाद देखेंगे मथुरा के बारे में देखेंगे, से मल्टी फंक्शनल सिटी था ये, श्रेणीज के बारे में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे अरिकामेडू के बारे में। 5 स्टार लगा लो इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है अरिकामेडू, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, हर एक चीज़ को देखेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं और माइंड मैप के थ्रू समझना शुरू करते हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। Things made of iron and steel are a part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. ठीक है, 3000 years ago का मतलब क्या हुआ? 3000 में अगर 2025 को माइनस करते तो 975 हो जाएगा। तो 975 BC में जो है आयरन का यूज़ शुरू हो गया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन फ्रॉम द आयरन एंड द वेपन्स वे आर फाउंड इन द मेगालिथिक ब्यूरियल्स अबाउट विच हम लोग पढ़ चुके हैं। अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन। दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लॉशेयर। As we had seen, the plowshare was useful for increasing agriculture production. ठीक है, other step to increase production is irrigation. The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. While new tools and the system of transplantation, ठीक है, increased production, irrigation was also used. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks, artificial lakes. ये सब से क्या हुआ? ये सब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज़ हुआ। क्या वजह है इसका? एक तो है इरिगेशन, दूसरा है ट्रांसप्लांटेशन, और भाई तीसरा कर सकते हो यूज़ ऑफ द आयरन टूल्स, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसका एरिया बढ़ेगा, जिससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ होगा। तो ये सारा कहानी किससे रिलेट हो रहा है? फार्मर के प्रोडक्शन से रिलेट हो रहा है, जो इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है? इसलिए इंक्रीज़ करना है ताकि एक एम्पायर को सस्टेन करने के लिए भैया, लार्ज आर्मी को उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। वेल्थ कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स कहाँ कलेक्ट करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे फार्मर से। फार्मर से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कब होगा? जब उसका जो है प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये सब सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग और सारी चीज़ों को डिटेल में। शॉर्ट में देख लेते हैं क्या कहानी था भैया। कहानी ये था कि 3000 ईयर्स अगो आयरन का यूज़ शुरू हुआ, यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया था, और 2500 ईयर्स अगो आयरन यूज़ जो है वो ज़्यादा होने लगा। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला कहानी हो गया। दूसरा कहानी क्या था? दूसरा कहानी था इरिगेशन का। इरिगेशन क्या? कैनाल, वेल्स, लेक्स, ठीक है, टैंक। फिर तीसरा क्या? ट्रांसप्लांटेशन,
अब ये सब से क्या होगा, ये सब से रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बस यही कहानी है। एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं आगे। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट द सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड, फिल इन द रेस्ट। ये देखना है, एक एक हम लोग ये देख लेते हैं पहले। इसमें पहले से टिक किया हुआ था जिसको अभी इरेज कर दिया, ठीक है। देखते हैं क्या क्या फिल होता है। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस और फोर्ट्स। ये सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, किंग को पैसा चाहिए, ठीक। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। अब फार्मर्स से वो क्या डिमांड कर रहा है, टैक्सेस। अब टैक्सेस फार्मर से डिमांड कर रहा है तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, यानी कि थर्ड नंबर कहाँ जाने वाला है, यहाँ। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद दिस इज़ पॉसिबल विथ इरिगेशन। अभी कैसे पॉसिबल होगा, इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल होगा। जब इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल होगा तो तो फिर आगे क्या, इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल तो हो गया, फिर उसके बाद क्या क्या कहानी है। और ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा, ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। तो किंग ये कहेगा भैया कि हम इरिगेशन प्लान देते हैं और पैसा भी देते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाओ। तो ये हो गया कहानी। उसके बाद क्या, जब ये सब सारा प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, तो क्या लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, तो लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ सो डज रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। और जब ये सारा सब कुछ हो रहा तो क्या फार्मर को बेनिफिट नहीं होगा, फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टेन, ठीक है। तो ये एक लिंक है जिसको समझना है हम लोगों को। आगे चलते हैं। हु लिव्ड इन द विलेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। पहले रीड कर लेते हैं फिर माइंड मैप के थ्रू समझ लेंगे। देयर वेर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 3 तरह के लोग रहते थे, नदर्न पार्ट में भी और सदर्न पार्ट में भी। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वेर नोन एज वेल्लार, ऑर्डिनरी प्लॉमैन वेर नोन एज उजावर एंड लैंडलेस लेबरर्स को क्या कहा जाता था भैया, और स्लेब्स को कैडेसियार और अदिमई। ये 3 हो गया। आगे चलते हैं। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजक, क्या कहा जाता था उनको, ग्राम भोजक। नदर्न पार्ट में यूजुअली मेन फ्रॉम सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर द जनरेशन। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्ज लैंड ओनर। जनरली ही हैड स्लेव्स and hired workers to cultivate the lands. Besides, as he was powerful होने की वजह से क्या, the king often used him to collect taxes. टैक्स कलेक्टर के जैसा भी काम करता था और इन फंक्शन एज ए जज के जैसा भी फंक्शन करता था। समटाइम्स पुलिस भी बन जाता था। ये इतना पावरफुल होता था। कौन, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, जिसको क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। इंडिपेंडेंट फार्मर्स को क्या कहा जाता था, गृहपति। मोस्ट ऑफ हुम वेयर स्मॉलर लैंड ओनर्स एंड देन देयर वेयर मेन एंड द वुमेन सच एज दास एंड द कर्माकर who did not own land and had to earn a living working on the field of owned by others. In most villages and in landless laborers, there were also some craft persons such as the blacksmith, potters, carpenter and weavers. ये सब सारा कहानी है। एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। साउथ इंडिया में क्या कहानी था और नॉर्थ इंडिया में क्या कहानी था, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक साउथ इंडिया
ठीक है। अभी साउथ इंडिया में जो लार्जेस्ट लैंड ओनर्स थे, इनको क्या कहा जाता था? वेल्लार। सही है, पहला। और दूसरा क्या? दूसरा था लॉमैन, को क्या कहा जाता था? उजावर। ठीक है। तीसरा था लैंडलेस लेबरर्स, इनको क्या कहा जाता था? कैडासियर। और उसके बाद अदिमई। ठीक है, एंड स्लेव्स। ये था साउथ इंडिया कहानी। नॉर्थ इंडिया क्या कहानी है? इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? लार्जेस्ट लैंड ओनर्स पहला, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स को ग्राम भोजक, यही कहा जाता था, ग्राम भोजक। ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। ये पावरफुल होने की वजह से क्या क्या काम करता था? ये टैक्स कलेक्टर के जैसा, ज़रूरत पड़ने पे पुलिसमैन बन जाता था, उसके बाद जज भी बन जाता था। कितना पावर होता हुआ इसके पास। दूसरा कहानी क्या है? दूसरा कहानी हमारे इंडिपेंडेंट फार्मर का। इनको क्या कहा जाता था भैया? इनको कहा जाता गृहपतिस। और थर्ड जो था हमारा लैंडलेस लेबरर। इस तरीके से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो है वो लोग रहते थे। लार्जेस्ट लैंड ओनर्स को साउथ इंडिया में क्या कहा जाता था? वेल्लार। प्लॉमैन को उजावर। और लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स को कैडासियर और अदिमई। नॉर्थ इंडिया में लार्जेस्ट लैंड ओनर्स को ग्राम भोजक, और ये बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्टर के जैसा भी काम करता था, पुलिस में भी बन जाता था और जज भी बन जाता था। इंडिपेंडेंट फार्मर्स को क्या कहा जाता था? गृहपतिस। और थर्ड हो गया लैंडलेस लेबरर्स। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं तमिल लिटरेचर के बारे में, यानी कि संगम लिटरेचर के बारे में। The earliest Tamil compositions. Some of the earliest work in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies. ये असेंबलीज में कंपाइल्ड होने की वजह से हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? संगम। इसीलिए इनको क्या कहा गया? संगम लिटरेचर ऑफ पोइट्स डेट वेर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। द तमिल टर्म्स मेंशन एबव आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। अब जो तमिल टर्म्स जो ऊपर में मेंशन किया गया है, ये कहाँ मिलता है? ये सब तमिल लिटरेचर मिलता है। अब देखो, तमिल ये जो हमारा ये संगम जो हुआ वो 3 संगम हुआ। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझ लेते हैं। पहला जो संगम हुआ, पहला संगम होता है कहाँ? मदुरई में। ठीक है। दूसरा संगम कहाँ होता है? दूसरा संगम होता है कपटापुरम में। और यहीं पे क्या हुआ था? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम क्या है? तमिल ग्रामर। ठीक है।
और थर्ड संगम कहाँ हुआ था, ये भी मदुरई में। तो पहला और थर्ड कहाँ, मदुरई में, और सेकंड कहाँ, कपटापुरम में। यहीं पे हुआ था तोलकप्पियम को जो कंपोज किया गया था, जो है तमिल ग्रामर है। ठीक है, इतना याद रखना है संगम लिटरेचर के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं हम लोग। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात निकलता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जटक स्टोरी। These were stories that were probably composed by the ordinary people. कौन कंपोज करता था, ordinary people, and then written down and preserved by the Buddhist monk. और उसको लिखता कौन था, बुद्धिस्ट मॉन्क, और प्रिजर्व कर लेता था। Here is a part of the Jatak story which tells how a poor man gradually become rich. एक कहानी दिया हुआ है कैसे एक पुअर मैन जो है ग्रेजुअली अमीर बनता है। यह है वो कहानी भैया, द क्लेवर पुअर मैन। देखो रेलेवेंट यूपीएससी के लिए है या नहीं है वो छोड़ो, 2 मिनट का कहानी है, पढ़ लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि छूटा क्यों या कोई ऐसा चीज़ तो ऐसा में नहीं था इम्पोर्टेंट, कुछ भी हो सकता है इम्पोर्टेंट, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, तो एक बार रीड ही कर लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्लेवर पुअर मैन हु लिव्ड इन ए सिटी, हिज ओनली रिसोर्सेज वॉज ए डेड रैट। क्या रिसोर्स था उसके पास, सिर्फ उसके पास था डेड रैट। ही स्टार्टेड ऑफ बाई सेलिंग इफ इट फॉर अ क्वाइन टू ए होटल फॉर देयर कैट। एक होटल में बेच देता है वो कैट के लिए। वन डे देयर वॉज ए स्टॉर्म आता है। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विथ ब्रांचेज एंड लीव्स। ब्रांचेज और लीव्स वो गंदा हो जाता है। एंड द गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। वो कहीं हम साफ़ सफाई कर देंगे लेकिन वुड और लीव्स हमको चाहिए। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। ठीक है, द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रेन हु वेयर प्लेइंग विद एन ऑफर ऑफ द स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ डैट दे कुड कलेक्ट। ठीक है, वो सारा चिल्ड्रेन को इकट्ठा करता है और उसको काम पे लगा देता है। इन नो टाइम एवरी स्कार्प हैड बीन नीटली piled near the entrance. Just then the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots. उसी वक्त जो है वो वहाँ से जो है किंग का जो है वो ये कुम्हार जो है वो गुजरते रहता है, किस चीज़ के लिए, फ्यूल के लिए, ताकि वो पॉट को बेक कर सके। So he took the whole lot and paid the young man for it. इस तरीके से वो क्वाइन जो है इकट्ठा कर रहा है। Our young man now brought of another plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said, "You have done a good turn. Tell us what can we do for you." आप बहुत अच्छा काम किया हम लोग को पानी पिलाकर, अब बताइए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। He replied, "I will let you know when I need your help." हम आपको बताएंगे जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। He then made friends with the traders. ये traders कोई दोस्त बनाता है। One day the traders told him, "Tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses." Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, "Please give me a bundle of grass." अब ये सुनते ही जाता है ग्रास कटर के पास और कहता है एक एक बंडल ग्रास का हमको दे दो। डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। और तब तक मार्केट में अपना ग्रास नहीं बेचोगे जब तक मेरा बिक नहीं जाए। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 bundles of grass. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. और 1000 coins में है जो है वो खरीद लेता है उसके घास को। इस तरीके से इतना सारा क्वाइन इकट्ठा करके वो एक अमीर आदमी बन जाएगा। तो इस स्टोरी से क्या पता चल रहा है कि क्वाइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है वेल्थ को। एक लाइन में बात करें तो क्वाइन जो है इंडिकेट कर रहा है वेल्थ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस इतना ही कहानी था। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ छूटा तो नहीं। वी कैन यूज़ अनदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज स्कल्पचर्स कार्व्ड seen depicting people's lives in the towns and the villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by the people. ठीक है,
एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हर एक चीज़ जो है वो कवर होगा। अब देखो इसमें मेनली जो है वो रिंग बेल जो है इम्पोर्टेंट है। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ डेट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास, चैप्टर नंबर 1 याद करो, 4700 ईयर्स अगो, ठीक है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास, और 2500 ईयर्स अगो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। वेयर कैपिटल ऑफ द महाजनपद that you learned about in the chapter number 6, as we had seen some of these cities were surrounded by the massive fortification walls। ठीक है, ये देखो रिंग वेल है, ठीक है। स्कल्पचर फ्रॉम दिस सांची, दिस इज स्कल्पचर फ्रॉम दिस सांची साइट विद द स्तूपा इन द मध्य प्रदेश, शोइंग दिस सीन इन ए सिटी। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन द स्तूप, ठीक है। Notice the way walls are shown, they are made of the bricks, wood and the stone. Now look at the railings, are they made of the wood? Describe the roof of the building। ये सारा कहानी है, ये बिलो जो दिया उसका, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हो, ठीक है। ये रिंग बेल है। अब रिंग बेल क्या होता है देखते हैं। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स or ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring wells, ठीक है। These seems to have been used for the toilets, some cases में, and drainage system के तौर पे, garbage के तौर पे, dumps। These ring wells are usually found in the individual houses। ये ring wells किस लिए यूज़ होता था? लैट्रिन में, ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, और गार्बेज को डंप करने में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ द पैलेसेस, नहीं मिलता है मार्केट के बारे में, और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये भी नहीं मिलता है। पर हैव सम आर एट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट, अदर्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ, मड ब्रिक्स, मड से बना हुआ, थैचेस, फूस से बना हुआ, घास फूस से बना हुआ, में नोट हैव सर्वाइव, ये सब सर्वाइव नहीं किया अभी तक। Another way of finding out about early cities is from the account of the sailors and travelers who visited them। यहाँ से एविडेंस मिलता है। One of the most detailed account that has been found was by an unknown Greek sailors। He described all the ports he visited। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, रिंग वेल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भरूच और मैप 7 एंड देन रीड द डिस्क्रिप्शन। भरूच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, अभी देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा, ग्रीक लोग इनको बोलता था भैया बैरी गाजा। भरूच को कहाँ है? गुजरात में है। देख लेते हैं पहले, उसके बाद रीड कर लेंगे। भरूच, अगर ये मैप देखते हैं अगर हम लोग, तो भरूच यहाँ पे है और सूरत यहाँ पे है, ठीक है। अब ये भरूच किस लिए इम्पोर्टेंट है? और ये यहाँ पे क्या, बैंक ऑफ दी नर्मदा रिवर। तो ये लोकेशन इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं? पोर्ट सिटी है, क्या है भैया? पोर्ट सिटी है। पढ़ते हैं। द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बैरी गाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाई स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वेयर एम्प्लॉयड बाई द किंग्स। द इम्पोर्ट्स इनटू बैरी गाजा, इम्पोर्ट क्या क्या होता था भैया? वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपस, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट क्या क्या होता था देख लेते हैं। हिमालयस, आइवरी, अगेट, ठीक है, कार्नेलियन एक स्टोन होता है और अगेट भी एक स्टोन ही है, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स, ये सब होता था एक्सपोर्ट। स्पेशल गिफ्ट वेयर ब्रॉड बाय द मर्चेंट्स फॉर द किंग्स, देखो स्पेशल गिफ्ट लाता था उन लोग। दिस इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वीमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ, ये सब राजा को गिफ्ट किया जाता था। आगे चलते हैं, हम लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पंच मार्क कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किस से बना होता था? सिल्वर और कॉपर से।
कुछ नहीं है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ द, देख लिए थे हम लोग, जितना ज़्यादा कॉइन इकट्ठा कर रहा था इसका मतलब उतना ज़्यादा वेल्थ है उसके पास। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ द कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेर इन द यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वेर पंच मार्क्ड कॉइन्स सच एज द वन शोन बिलो, देख लीजिए पंच मार्क्ड कॉइन्स है। हैव बीन गिवन इन द नेम बिकॉज द डिज़ाइन वेयर पंच्ड ऑन द मेटल, सिल्वर और कॉपर का बनता था, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये एक जो है वो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शंस, देख लेते हैं। एज द कैरी ऑफ द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, ये कहानी चल रहा है। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन द कार्ट थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, टेकिंग होल फैमिलीज हु हेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स दिस सिटी एम्प्टी। ये पोएम है, कहाँ से? संगम से। देखते हैं आगे क्या है। सिटीज़ विथ मैनी फंक्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मथुरा के बारे में, ठीक है। रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं जल्दी से क्या है मथुरा मल्टी फंक्शनल सिटी कैसे था। Very often a single town was important for a variety of the region. Let us look at the example of the Mathura. Mathura has been the important settlements for more than 2500 years ago. It was important because it was located at the crossroad of two major routes, travel and trade. From the northwest to the east, from north to south. ठीक है. There were fortifications around the city and several shrines. Farmers, herders from adjoining areas provided food for people in the city. Mathura was also center, किस लिए सेंटर है भैया? Fine sculpture, ठीक है। Around 200 years ago, Mathura became the second capital of the Kushan. About whom first capital क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। About whom you will be reading in chapter number. Mathura was also religious center है, ठीक है। There were Buddhist monasteries, Jain literature shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. Several inscriptions on surface such as the stone slabs, statues have been found in the Mathura. तो मथुरा के बारे में ये सारा कहानी है, कैसे एक सिटी जो है वो मल्टीफंक्शनल सिटी हो सकता है। ये है मथुरा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, यह है कहानी ट्रेड रूट का। तो किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो गया भैया? ट्रेड के लिए, ठीक है। रिलीजियस सेंटर है ये, ठीक है। स्कल्पचर के लिए, ठीक है। और सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट जो है लोकेशन, क्या? मथुरा, सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस। आगे चलते हैं। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय द मैन टू, एक इंस्क्रिप्शंस के लिए भी फेमस है, वो भी आप लिख लो। मोनेस्ट्री एंड द श्राइन्स and these were made by the kings and the queens, officers, merchants and the craft persons who lived in the city. For instance, inscriptions where Mathura mentions goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers और garland makers और perfumers। आगे चलते हैं। ये सब जो है इस चीज़ के लिए जो है फेमस था मथुरा। आगे चलते हैं। क्राफ्ट एंड द क्राफ्ट पर्सन, इसमें एक आएगा भैया श्रेणीज का कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्रेणी वाला, फिर भी रीड कर लेते हैं हम लोग। वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्यों कहा जाता था? इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ यूजुअली ब्लैक इन कलर एंड हैज़ ए फाइन ऑफिल, ठीक है। Remember that the archaeological evidence for many craft may not have survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as the Varanasi, cloth के लिए, in the north, Madurai, in the south. Both men and the women worked in these centers. Many craft
persons have merchants now formed association known as श्रेणीज। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सनस और मर्चेंट्स मिलकर क्या बनाए थे, एक श्रेणीज बनाए थे। दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग दिया करता था, ठीक है। प्रोक्यूर रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड दी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और बैंक के जैसा भी काम करता था ये। एंड रिच मैन एंड द वुमेन डिपॉजिटेड मनी, दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्ट was returned or used to support religious institutions such as monasteries। ठीक है, ये कहानी श्रेणीज का कितने तरीक़ों से ये काम करता था भैया। रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करना, फिनिश्ड गुड को डिस्ट्रीब्यूट करना एज ए बैंक, ठीक है, और जो उसका मुनाफा हुआ उसको कहाँ यूज़ करता था, मोनेस्ट्रीज वगैरह में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कहानी। पहला लोकेशन है NBPW, ठीक है, फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। दूसरा बात क्या है, श्रेणीज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है भैया, ये एसोसिएशन है एक, एसोसिएशन ऑफ किसका क्राफ्ट पर्सन का प्लस मर्चेंट्स का। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, ट्रेनिंग देना, ठीक है, प्रोक्यूर रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड गुड, और उसके बाद वर्क एज ए बैंक, ठीक है। ये सब सारा जो फंक्शन था किसका, श्रेणीज का। आगे चलते हैं, देखो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर को अगर सलीके से पढ़ लिए तो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हमारा लग जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में आया हुआ, तो बहुत सारा सवाल जो है इस चैप्टर से आया हुआ है, इसीलिए डिटेल में पढ़ना सारी चीज़ों को। ये दिया हुआ रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ठीक है। मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, अरिकामेडू। ये क्या है कहानी अरिकामेडू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रीड कर लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को एक जो है वो माइंड मैप के थ्रू देख लेंगे। एक क्लोज़र लुक अरिकामेडू। जब भी कोई क्लोज़र लुक दिया रहे किसी भी प्लेस का, वो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आसपास का लोकेशन, कोई जो है ज्योग्राफिकल फिगर है, रिवर है, वो सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन जो है कॉन्फिडेंट रहिएगा आप बनाने के लिए। फाइंड अरिकामेडू इन पौंडीचेरी, और मैप नंबर 7 में देख लेंगे। एंड रीड द बॉक्स ऑन द रोम पेज नंबर 2200 and 1900 years ago अरिकामेडू वॉज कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप, पोर्ट सिटी है एक, unloaded goods from the distant lands, a massive bricks structures which may have been a warehouse, देखो warehouse मिला, was found at this site, ठीक है। warehouse मिला, इसका मतलब क्या, वहाँ से ट्रेड होता था, पोर्ट सिटी है तो ट्रेड होगा, कहाँ से ट्रेड होता था भैया, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोरा जार, इंपॉर्टेंट है ये, टॉल डबल हैंडेड जार, वाइन जार था, रोमन का वाइन जार था, डैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज अरेंटाइन वेयर, एक तरह का बॉल होता है, ठीक है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली। दिस वॉज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले into a stamped mold. There was yet another kind of the pottery which was made locally through Roman design were used. Roman lamps, glassware and gems have also been found at this site. इस सबसे क्या पता चलता है? सबसे ये पता चल रहा है कि रोमन के साथ ट्रेड होता था, कहाँ से? अरिकामेडू से। ठीक है, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस मिला है,
ये सारा एविडेंसेस मिला जो रोमन यूज़ करता था वो कहाँ मिल रहा है, अरिकामेडू मिल रहा है। अरिकामेडू कहाँ है, पौंडीचेरी में। ठीक है, तो हर एक चीज़ को देखते हैं डिटेल में। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं अरिकामेडू। पहली बात की ये कहाँ है भैया, पौंडीचेरी। ठीक है, एक तो ये हो गया कहानी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि भैया ये इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नियर आर्यन कुप्पम रिवर, आर्यन कुप्पम रिवर। ठीक है, और क्यों ये इतना फेमस है, मेनली नोन फॉर, ठीक है, किस लिए, पोर्ट सिटी है एक फेमस। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडो रोमन ट्रेड सेंटर था ये। सेंटर था ये। ठीक है, और फाइंडिंग्स क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये अम्फोरा जार, ये क्या था भैया, रोमन वाइन जार, ये मिला है। ठीक है, और क्या है, अरेंटाइन वेयर, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओनली साइट इन इंडिया, अरिकामेडू सिर्फ यही एक साइट है जहाँ से क्या मिला, अरेंटाइन वेयर मिला है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, रोमन लैंप मिला है। ठीक है, और क्या है, ग्लासवेयर मिला है, टेक्सटाइल डाइंग मिला है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, बीड्स मेकिंग विथ प्रीशियस स्टोन। ठीक है, स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वेर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ। ठीक है, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, पांचवा क्या लिख सकते हैं हम, बीड्स मेकिंग विद प्रीशियस स्टोन। इसी की वजह से क्या कहा जाता था इनको, इसको कहा जाता था, इस लोकेशन को, मदर ऑफ ऑल बीड्स सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ ऑल बीड्स सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो कितना इम्पोर्टेंट था ये बीड्स मेकिंग के लिए। ठीक है, और लोथल भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जो कि बीड्स मेकिंग के लिए फेमस था। तो इस तरीके से भैया यह चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और आप देख रहे हो कि हर चीज़ को जो है वो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी लाइन को, इन बिटवीन द लाइंस इसके आगे पीछे की सारी बातों को समझाया जा रहा है आपको, ताकि सही से जो है वो क्लियर हो सके सारा मामला। ठीक है, हर चीज़ जो है वो डिटेल में बताया जा रहा है, ताकि आपका जो है फाउंडेशन स्ट्रांग हो। जब भी आप यूपीएससी का प्रॉपर क्लास कीजिए तो आपको सारी बातें जो है वहाँ समझ में आए, और ये बोझ दिमाग में से निकल जाए कि एनसीईआरटी को जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ जो है यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, लगभग ये एंशिएंट इंडिया का बुक है। इस एंशिएंट इंडिया का बुक जब आप इसको पढ़ लोगे
तो यार 40 to 50% एंशिएंट इंडिया तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देगा आपको 40 to 50%। ठीक है, और जब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जब क्वेश्चन को करेंगे, जो भी इस बुक से आया है, जो भी इस बुक में पढ़ाया गया है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ सर, ये बुक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट है। तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है, सारे बुक को, सारे एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही सारी बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ यार, लाइक कर दो वीडियो को, ताकि एक मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट हम आपको ला कर दें। ठीक है, लक्ष्मीकांत का भी सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, और एक एक चैप्टर को जो है वो डील करेंगे। ठीक है, और नोट्स भी दिया जाएगा आपको लक्ष्मीकांत का। पहले हम लोग जो है वो कुछ एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।